सरकारी नौकरियों में 4% मुसलमान हैं सिर्फ इस देश में। ग्रेजुएशन कर चुके मुसलमानों की तादाद सिर्फ 2.7% है। बिलो पॉवर्टी लाइन में सिर्फ अगर हम बात करें मुसलमानों की तादाद जो है बड़ी है, 35% मुसलमान आते हैं। और ये हालात पिछले 60 सालों से बने हुए हैं। मौजूदा हुकूमत ने अपने पहले दौर में जमीन से जुड़कर जड़ से काम करना शुरू किया और ये कहना है बीजेपी का या हुकूमत के प्रवक्ताओं का कि इसमें वक्त लगेगा क्योंकि हालात बहुत ज्यादा खराब थे। संतोष जी मेरे साथ हैं। संतोष जी, 60 साल का हिसाब कोई मांगना नहीं चाहता है और लोग कहते हैं कि 2014 के बाद का हमें एक एक पैसे का हिसाब चाहिए, एक एक पल का हिसाब चाहिए। आपने हमारे लिए क्या किया, आप हमें रिजर्वेशन दीजिए। लेकिन यह कोई नहीं कहना चाहता कि 60 साल के दौरान मुस्लिम अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स हुई, जिसका निचोड़ यह है कि तुम मुझे वोट दो और मैं तुम्हें गटर दूंगा, पिछड़ा बनाकर गटर में रखने की साजिश हुई। अगर मुसलमान पढ़ लिख गया, आगे बढ़ गया, तो हमें पूछेगा कौन? हमें वोट कैसे देगा बल्क में? हमें वोट बैंक हमारा बनकर कैसे रहेगा? यह मानसिकता क्या अभी भी बरकरार है या कुछ हद तक टूटी है, जिसका इशारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में दिया? देखिए इमरान भाई, सबसे पहले तो शुक्रिया समय देने के लिए, वक्त देने के लिए। और मैं अपने जवाब की शुरुआत आपके उस पहले सवाल से करूंगा जो आपने स्कॉलर साहब से पूछा था कि क्या मुसलमान खुद जिम्मेदार है गटर में रहने के लिए। तो इसका जवाब है कि नहीं। जिम्मेदार है मुस्लिम स्कॉलर, जिम्मेदार है मुस्लिम बुद्धिजीवी, जिन्होंने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए मुसलमान लोगों को गटर में रहने को मजबूर कर दिया। इस देश में आजादी के बाद से लेकर दंगे होते रहे और हर दंगे के बाद जो सो कॉल मुस्लिम स्कॉलर थे, उनके परिवार के किसी न किसी शख्स को लोकसभा का टिकट मिल जाता था। जैसे जनाब अभी कह रहे थे कि 20, 25, 30 लोकसभा के टिकट जरूर दे दिए जाते थे। जामा मस्जिद से ऐलान होता था कि किस पार्टी को वोट देना है। अगर जामा मस्जिद के इमाम साहब के रिश्तेदार को, उनके दामाद को टिकट मिल जाए, उस पार्टी को वोट देना है। अगर ना मिले तो उस पार्टी को वोट नहीं देना है। दूसरी बात, इन तमाम लोगों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज्यादातर सदस्य को इमरान भाई मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। उनके घर की महिलाएं मदरसे में नहीं पढ़ती, बुर्का नहीं पहनती, उनके घर के जो बच्चे हैं वो मदरसे में पढ़ने नहीं जाते। लेकिन आम मुसलमानों को वो कहेंगे कि मदरसे में जाओ, दीन की तालीम लेना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को वो इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं। आम मुस्लिम बच्चों को वो नहीं कहते कि आप इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ। तो मुसलमानों के पिछड़ेपन के सबसे ज्यादा जिम्मेदार यही लोग हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए मुसलमानों को पिछड़ा रहने पर मजबूर कर दिया। कांग्रेस की जहां तक बात है, देखिए एक शुरुआती दौर था जब देश में दंगे हो रहे थे, देश आजाद हुआ, उस समय सुरक्षा बहुत बड़ा इशू था। नो डाउट कि सुरक्षा बहुत बड़ा इशू था, लेकिन वो सुरक्षा या मुस्लिम लोगों को जो खतरा एक पार्टी विशेष, दल विशेष या धर्म विशेष से नहीं था। अब सारे हिंदू दंगाइयों ऐसा नहीं है। उस तरफ से भी ट्रेनें आ रही थी, इस तरफ से भी ट्रेनें जा रही थी, माहौल उसी तरह का था। उस माहौल में कुछ समय तक सुरक्षा जरूर एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसके बाद जानबूझकर कांग्रेस ने, मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने मुसलमानों को हमेशा डराए रखा। और क्यों डराए रखा? देश में जब पहला आम चुनाव हुआ तो जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी इमरान भाई, वो जनसंघ नहीं थी, वो हिंदू महासभा नहीं थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस के बाद। लेकिन चूंकि हिंदू वोट बैंक अलग अलग कास्ट, अलग अलग सिस्टम में बटे हुए थे, उस समय भी बटे हुए थे, इसमें कोई शक नहीं था। लगा कि एक थोक वोट बैंक हमें मिल रहा है जिनको हमें पुनर्वास करना है, जिनके डर को हम इनकैश कर सकते हैं। उनके डर को उन्होंने पहले दूसरे आम चुनावों में इनकैश किया और उसके बाद मुस्लिम बुद्धिजीवियों, मुस्लिम स्कॉलरों को भी मजा आने लगा क्योंकि इस डर से उनका व्यक्तिगत फायदा जुड़ रहा था। उनमें से 2, 4, 5 को लोकसभा का टिकट मिल जाता था, कुछ को राज्यसभा का पद मिल जाता था, राज्यसभा के सदस्य बन जाते थे, उनमें से 2, 4 को मंत्री भी बना दिया जाता था। और मंत्री बनने के बाद वो क्या अपने समुदाय के लोगों के भले के लिए करते थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि कांग्रेस पार्टी हो या तमाम सेकुलर पार्टी हो, इन्होंने लंबे समय तक जिन राज्यों में राज किया, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, यहां पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमानों की हालत सबसे बुरी और सबसे दयनीय है। और जिन राज्यों में लंबे समय तक क्षेत्रीय पार्टियों का राज रहा या अन्य पार्टियों का राज रहा, चाहे तमिलनाडु की बात मैं करूं, आंध्र प्रदेश की बात मैं करूं, हरियाणा की बात मैं करूं, पंजाब की बात मैं करूं, यहां तक कि जम्मू कश्मीर की अगर भी बात कर ले, तो वहां मुस्लिमों की हालत उन राज्यों से थोड़ी बेहतर है जहां सो कॉल सेकुलर जमात, जो लोग इस तुष्टीकरण से अफसुर्दा होकर के आवाज उठाते थे तो उनको फिर इस तरह से दबाया जाता था कि तुम ये सब छोड़ो, बहुत जिद्दी हो गए हो। और
ये सब छोड़ो, जो गटर में रहना चाहता है और यहाँ पर राजनीति करने, उसके बाद बिजनेस करने आए। आरिफ मोहम्मद खान साहब का मैं एक बात और कह दूं, आरिफ मोहम्मद खान साहब का देखिए कि उस दिन के बाद से जब उन्होंने इस्तीफा दिया वो राजनीतिक बियाबान में चले गए। क्या राजनीतिक रूप से उनका उत्थान हो पाया? उस समय भी उन्होंने अपनी बात कही थी कि सरकार ने गलत किया। एक मुस्लिम बुद्धिजीवी, एक मुस्लिम स्कॉलर खड़े होकर नहीं आए, एक नहीं आया उनके साथ में। आप किस तरह से अपने धर्म के लोगों का भला सुनिए सर, और धर्म के आधार पे आरक्षण में शामिल होने से पहले ये बात बनाना चाहते हैं। धर्म के आधार पे आरक्षण, क्या दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं हम? क्या दूसरा बांग्लादेश बनाना चाहते हैं? पूछना चाह रहा हूं आपको पिछड़ेपन के आधार पे, आर्थिक आधार पे आरक्षण मिल रहा है। धर्म के आधार पे आज जो लिंचिंग हो रही है ना, आपने तालिबान बना दिया है। धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों? इन क्या आतंकियों दूसरा ने पाकिस्तान तालिबान बनाना बना दिया चाहते है हैं आप लोग? और ये जो तालिबानी भीड़ है ना, रोजाना मुसलमानों की हत्याएं कर रही है, कैटेगरी में ये तालिबान मिल रहा बनाइए है, आप। फिर भी आप क्यों बरगला रहे हैं? तालिबान क्यों आप मत अपने बनाइए। धर्म के लोगों को नहीं कह रहे हैं कि इस कैटेगरी में आरक्षण मिल रहा है? धर्म के आधार पे आरक्षण, दूसरा पाकिस्तान इसका चाहते जवाब हैं मैं क्या लेता हूं, इस देश में आप? इसका जवाब लेता हूं। लेकिन शोएब साहब, जो आप आरिफ मोहम्मद खान साहब पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि वो बीजेपी में हैं, वो अभी कहां हैं, ये तो एक अलग इशू है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान साहब आज ये बात नहीं बोले हैं, वो 20 साल से बात बोल रहे हैं। कांग्रेस उसका जवाब क्यों नहीं देती थी? के कबीना मंत्री जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोल खोली, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोल खोली, तब जो है इस तरह की बातें आ रही। अब वो कौन सी पार्टी में, कौन सी पार्टी में नहीं है, इशू नहीं है। आप ये इल्जाम मत लगाइए। वो 20 साल से जब ये बात बोल रहे थे तो मुस्लिम दानिश्वर कहां थे? बीजेपी की छुपेगी, अपने मुंह को छुपाएगी, लेकिन उलमा हजरात और दानिश्वर कहां है? वो क्यों नहीं बोलते? मैं जवाब दे दूं इसका? बोलिए जल्दी। देखिए इमरान साहब, एक चीज मैं और कहूंगा कि आप बात अगर आगे अगर बढ़ने की बात कर रहे हैं, अगर आदमी है तो ये मुझे बताइए कि माना, सुनिए, मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने जो है वो काम मत करिए। कांग्रेस ने इतना काम नहीं किया मुसलमानों के लिए जितना करना चाहिए थे। कि मैं कांग्रेस के नाते बोल रहा हूं। सुनिए, मैं कांग्रेस की भी कंडेम करता हूं। अगर उन्होंने मुसलमानों के लिए काम नहीं किया एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, तो उसका भी जो है। लेकिन ये आप बताइए ना कि भारतीय आज ये हुकूमत ने क्या काम किया? आज इस हुकूमत ने क्या काम किया है? हम आप पे क्यों यकीन रखें? आप हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं, इसका भी तो डेटा आना चाहिए। अच्छा हाँ, एक बात मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, पीएमओ ने ट्वीट किया है वो झारखंड के लिंची पर, बहुत बहुत शुक्रिया। और पूरे देश में जो है एक प्रोटेस्ट हुआ है और तमाम हिंदू मुस्लिम तमाम मजहब के लोग जो है तबरेज अंसारी के इंसाफ के लिए जंतर मंतर पर जमा हुए, जिसके लिए मैं तमाम देशवासियों को शुक्रिया लेकिन एक सवाल लेकिन ये सवाल कि कब ये इस तरह की वारदात रुकेगी? प्रधानमंत्री मोदी जी इस पे बड़ा एक्शन लेंगे जब तक आप लोग मुसलमान के नाम पे करना बंद नहीं करिएगा, तब तक ये इस तरह की वारदातें मारा जा रहा है। मैं जी, मेरा डिबेट का मुद्दा आज वो नहीं है। जब मैं शोएब साहब से बार बार ये बात करता हूं, आप मुझे बताइए, तो आप उस हिंसा पर आ जाते हैं। ये बताइए कि शाबानों को क्या मिला, मुसलमानों को क्या मिला, अपनी प्रायोरिटी क्या मुसलमान अपनी प्रायोरिटी अब तय कर रहा है? और शाबानों के बाद क्या मुसलमानों को यह पछतावा हुआ कि हमने जो किया वो गलत किया? उसका खामियाजा हमें बहुत लंबे वक्त तक हमारी महिलाओं को और पूरे समाज को भुगतना पड़ा। इस पर बात कीजिए ना। आप बार बार उस हिंसा पर आ जाते हैं, उसका तो उसे कंडेम किया। मैं इस पर अलग से प्रोग्राम कर लूंगा सर, आप उस पर आइए। मेरे मूल मुद्दे से मैं तमाम स्कॉलर्स को और उलमा हज़रात को देखता हूं कि जैसे ही हमने इस तरह की बातें शुरू की और वो घुमा करके दूसरे मामले का कान पकड़ना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं चलेगा एक बात, और इस डिबेट में तो बिल्कुल नहीं चलेगा। शाहबानो मत कीजिए, शाहबानो के बारे में कह रहा हूं। हाँ, मैं शाहबानो पे बात कीजिए। शाहबानो के केस में जिस तरीके से पार्लियामेंट के थ्रू उस डिसीजन को पलटा गया, वो एक बड़ी गलती थी जिसका अजाला आज तक हम भुगत रहे हैं। ठीक इसी तरह अगर आज आपने इस कानून के बारे में जो बात की है, ट्रिपल तलाक बिल, इस पर भी जो आप गलती कर रहे हैं, अगले 20 सालों तक ये पीढ़ी भुगतती रहेगी। तो जो कांग्रेस ने गलती की है, भारतीय जनता पार्टी को एक सवाल और नहीं करना चाहिए। इमरान साहब, मतलब ट्रिपल तलाक, अरे इमरान साहब, एक सवाल और, एक बुनियादी सवाल है, जो कि मुस्लिम महिलाओं के लिए किसी अजाब से कम नहीं है।
आप जो है उसे गलती बता रहे हैं। हमने हुकूमत उसमें कोर्ट के हुक्म से एक काम को कर रही है, वो भी आपके लिए गलती है। हमने उसमें प्रॉपर्टी के अटैचमेंट की बात की है सर, क्रिमिनलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम। क्रिमिनलाइजेशन मत कीजिए, प्रॉपर्टी अटैच कर दीजिए, उस औरत को जो है सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी। एक पॉइंट की बात सुनिए, अगर आप उस पीड़ित महिला की फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो 1/3 हिस्सा जो है मोदी सरकार पार्ट 1 में भी मोदी सरकार उस मजलूम औरत को मिलना चाहिए हस्बैंड का, ये प्रावधान ला दीजिए सर। शोएब साहब, मोदी सरकार पार्ट 1 में जब इस मामले को लाया जा रहा था, बहुत सारे उलमा हजरात दानिश्वर वजीर कानून के पास गए थे, उन्होंने उनको सुना, बहुत सारी चीजों में अमेंडमेंट भी हुआ है और भी बहुत सारी चीजों में हो सकता है। ऐसा थोड़ी ना है कि तंग करने के लिए किसी को बर्बाद करने के लिए विरोध नहीं करता हूं। मैं ट्रिपल तलाक बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं, कुछ संशोधनों की बात चल रही है, उसको सेलेक्ट कमेटी में भेज करके मसला हल करा दीजिए। मैं समझता हूं कि यहां से ये मामला हल हो जाए। इसको प्रोपेगेंडा बनाने के बजाय इसमें जो है मामले के हल की ओर ध्यान देना चाहिए। ये एक पॉजिटिव बात है। सवाल ये, उसका जवाब दीजिए महेश जी। ये कह रहे हैं कि वही गलती जिसको वो मानते हैं कि शाहबानो केस में हुई थी, बाद में समाज ने भी इसको माना कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुई, लेकिन आज की हुकूमत भी ट्रिपल तलाक को लेकर वही गलती करी। आप इसे गलती हमारी ये जो बुद्धिजीवी हैं, जो इस समाज के बुद्धिजीवी हैं, जो इस कौम के भलाई चाहते हैं, इनके हित में अगर इनको एक चीज याद रहती कि विभाजन के बाद जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में वही चीज जो है सजा के तौर पे रखा गया हो और उसको जो है हिंदुस्तान में, जो कि एक वो इस्लामिक देश है, कहीं नहीं है, अगर किसी नहीं भी होगा देश, आप मौलाना गिरी छोड़ दीजिएगा और मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके स्कॉलर हैं, अपना एजेंडा अपने पास रखिए। नहीं, सुनिए, आपको मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तान में 1 साल की सजा है, 1 लाख जुर्माना है। आप बढ़ के आया कीजिए, किसी भी मुल्क में सिविल के केसेस ये बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप 70 साल तक में क्रिमिनल नहीं है सर। जी सलाम की सुनिए, एक दोनों सुनिए। जी सलाम की डिबेट का तरीका वो हिंदी चैनलों की तरह नहीं है कि वो लड़ा देते हैं आपस में और टाइम पूरा 1 घंटा निकाल देते हैं। तो मैं आपने मुझे बोलने के लिए कहा था जावेद साहब, इसलिए मैं आपसे मेरी गुजारिश है, उनको सुन लीजिए, फिर जवाब आप ही देना। 3 ही लोग तो हैं, हम लोग 4 लोग, ठीक है। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो आजादी के बाद जिस चीज की शुरुआत भारत में होनी चाहिए थी, वो आके वो साहबानों में भी उस मोहम्मद जिन्ना ने जो केस लड़ा था उसको भी उसमें उद्धृत किया गया, उसका भी उल्लेख किया गया जब साहबानों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। और वो एक मौका था कि इस देश के जितने स्कॉलर मुस्लिम लोग थे जिन्होंने आज इस चीज को गलत कहा कि ये इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल गलत है, वो उस समय भी गलत कह सकते थे, लेकिन किसी ने भी ये हिमाकत नहीं करी, क्योंकि देश में एक कांग्रेस ने एक ऐसा माहौल खड़ा किया हुआ था। इतने लोगों, जैसे अभी संतोष जी ने एक बात कही कि इतने लोगों को इन लोगों ने ऑब्लाइज किया हुआ था कि किसी में हिम्मत नहीं हुई, किसी स्कॉलर में ये हिम्मत नहीं हुई कि गलत को गलत कह सके और सही को सही कह सके। एक तो ये बात, और उसका मतलब उसका दुष्परिणाम क्या निकला कि जो बहन बेटियों को आज जो 2014 से जिसके आबरू के साथ एक तरह से सौदा होता था ये तीन तलाक के नाम पर, उसके ऊपर बहुत बड़ा विराम लगा है इस कानून से। मैं तो इस बात के लिए अपनी सरकार को हमारा जो कर्तव्य था वो हमने पूरा किया अपनी बहन बेटियों के लिए। वो भारतीय हैं, वो हिंदू और मुसलमान नहीं है। उन बहन बेटियों की भी फिक्र कर लीजिए जो 13 लाख महिलाएं जिनको बिना तलाक के छोड़ दिया गया, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अरे आप मुसलमानों पर बात कर लीजिए, बात करेंगे सबरीमाला की औरतों की बात नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए हुकूमत सबरीमाला पे आपकी ये अच्छा है बुरा क्या है वो बताइए। सबरीमाला पे औरतों की फिक्र हो जाती है, अभी मामले को डाइवर्ट करने की औरतों को विरोध टाइम खींचने की कोशिश, वक्त बर्बाद करने की कोशिश। संतोष जी एक बात बताइए, संतोष जी एक बात बताइए, एक बात और सुनो भाई, एक बात और सुनो, आप एक बात और सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात। एक तो मैं ये कहूंगा कि ये जब ये अभी श्रीमान जो ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, धर्म के आधार पे आरक्षण मांगना जो है वो गुनाह के दायरे में आता है। संवैधानिक रूप से जो आदमी भी इस तरह की बात करेगा वो एक तरह से देश के खिलाफ बात करता है, वो देश अपने आप को हिंदू नहीं मानता है। सुनिए, दलित की बात नहीं कर रहे हैं आप, मुसलमान हिंदू, मुसलमान सिख ईसाई इस देश में इस तरह के अगर आवाज उठाने वाले लोग होंगे आपके चैनल के माध्यम से, तो ये निश्चित रूप से ये फिर मुसलमानों को उस तरफ लेकर जा रहे हैं जिस तरफ। देखिए, इस देश में एक और घटना घटी, 1000
आप जब ये कहेंगे कि 1000 मौलवियों ने, आरक्षण मांगने से हम गुनाह कर रहे हैं, आरक्षण मांगना हमारा गुनाह है। 1000 मौलवियों ने इस देश में 2017 में क्या किया? सुनो, अगर गुनाह है तो मैं ये 1000 बार गुनाह अगर कांग्रेस के वर्कर नहीं हो तो एक बात सुन लो। नहीं तो आप तो आइन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो एक बात सुन लो, आइन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। 2017 में कहीं साफ नहीं लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर 2017 में आरक्षण दिया जाए। इमरान साहब, आइन की खिलाफ वर्जी आप 1000 बार अगर क्या क्या करते हैं तो ये तो क्यों? बहुत जब गलत। मुसलमानों की हितैषी होने की बात करती है तो आप संशोधन करके नहीं दे सकते? अभी तो आइन में नहीं है ना, तो आप आइन की बार बार संशोधन खिलाफ वर्जी करके क्यों दे भाई? जी चलिए, मैं एक आप ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, ब्रेक ले रहा हूं। भारतीय होने में आपको इनकी बातों में भारतीय होना फिर आपके ब्रेक का लिए वक्त हो अपराध है, गया। गुनाह है। यहाँ से ठोस बात जाती रहनी चाहिए। मैं मुद्दे पर रहना चाहूंगा, मैं मुद्दे पर रहना चाहूंगा। आज मेरा विषय आरक्षण नहीं है, मेरा विषय ट्रिपल तलाक भी नहीं है। मेरा मामला आरिफ मोहम्मद खान साहब की वो बात है जिसमें उन्होंने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया था और अपीजमेंट की सियासत को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उनकी दुखती रग पर हाथ रखते हुए उसे फिर से उठाया है। इसे मौजूए बहस दूंगा। आरिफ मोहम्मद खान साहब ये अपीजमेंट से तंग आकर ही उस वक्त कांग्रेस की राजनीति से अलग हो गए थे और लगातार वो उसके कई सालों तक ये बात को उठाते भी रहे, लेकिन उस वक्त कोई सुनने वाला नहीं था, उस बात को उठाने वाला नहीं था, ना ही कोई इस पर तवज्जो देने वाला था, क्योंकि सब जानकर भी अनजान बन रहे थे। लेकिन आज अगर वो बात उठाई गई है, किस तरह से अपीजमेंट हुआ और क्या सोच करके रखा जाता है एक वर्ग विशेष को, इस पर बहस होनी चाहिए और खुलकर बहस होनी चाहिए। मैं जी आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में एक आह्वान किया कि देश से आतंकवाद को हटाने के लिए जो भी हमारी कौम है, जो हमारे कौम के स्कॉलर लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो जमात का कहीं रहनुमाई करते हैं, वो आगे आए और हमारी मदद करें। और उसमें देवबंद, ये जो सहारनपुर, क्या नाम है इनका, जो देवबंद है, इन्होंने वहां मदनी साहब जो थे, उन्होंने उस समय 1000 मौलवियों को पूरे देश में भेजा। इसको कहते हैं राष्ट्रवाद, इसको कहते हैं भारतीयता। ऐसी चीज को कौन नहीं सलाम करेगा? और वो मौलवी हर एक मदरसे में गए और उन्होंने कहा कि देखो, इस्लाम और इंसानियत का पैगाम यही है कि हम अपने मादरे वतन की सेवा करें। बिल्कुल। और हम वो चीज करें जिससे हमारे ऊपर बदनामी का ठप्पा ना लगे। 1996 में हमारे ऊपर एक कलंक का टीका लगा दिया गया था मुलायम सिंह यादव और देवगढ़ा के गवर्नमेंट में, और पूरे नदवा को 3000 छावनी की तरह जो है उसमें घुस के और तमाम तरह की चीजें की गई, वो कहने के लायक नहीं है। और तब से जो शकल बनाई गई मदरसों की, उसकी अगर कहीं किसी ने सबसे बड़ा अगर कोई अमीट छाप छोड़ा तो वो प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमारे जो मदनी साहब ने जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जो मुहिम थी उसमें जिस तरह से मदद करने की कोशिश की। मैं जवाब दे दूं, ऐसी चीजों की पहल होनी चाहिए। संतोष जी के पास ये गटर में निकालने वाली बात हुई। संतोष जी के पास आ जाऊं। यही गटर में निकालती है। जी देखिए, जो बात नरसिम्हा राव जी ने उस वक्त कही थी, जिसका जिक्र आरिफ मोहम्मद खान साहब ने किया कि हम लोग पॉलिटिक्स के बिजनेस में हैं, हम लोग समाज सुधारक नहीं हैं, हम लोग पॉलिटिक्स के बिजनेस में, इसलिए सब चक्कर छोड़ो और वापस आओ, ये सब जिद छोड़ो। वो ऐसा चाहते तो उनको गटर में पड़े रहने दो। तो कहने का मतलब है कि पॉलिटिशियन एक पार्टी के लिए या एक विचारधारा के लिए, कांग्रेस तो अपने आप में एक विचारधारा अपने आप को बताती है ना, राहुल गांधी कहते हैं कि हम एक विचारधारा हैं, तो एक विचारधारा जो है ये मानकर चलती है, थी या चलती है, जिसका नुकसान भी उसे हुआ कि पॉलिटिशियन समाज सुधारक नहीं होता है। जबकि हम तो ये मानकर चलते हैं कि पॉलिटिशियन की बात का, लोग उसको चुनते हैं, उसकी बात का बड़ा असर होता है, कहीं ना कहीं आम समाज सुधारक से बेहतर तरीके से वो समाज को बदल सकता है। मौजूदा सियासत में अगर हम बात करें, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो मन की बात करते हैं तो समाज को सुधारने के लिए कोई छोटे छोटे पहलुओं को उठाते हैं। पिछली बार हमने देखा बहुत सारी बातें ऐसी ऐसी उठाई गई और बहुत सारी गैस की सब्सिडी आप छोड़िए जैसी चीजें हुई, तो ये भी तो अपने आप में एक समाज का सुधार है। पेड़ लगाइए कहना, सफाई करना, ये भी तो समाज का सुधार है। तो ये कैसी विचारधारा थी जिसने कहा कि हम तो पॉलिटिक्स के बिजनेस में, हम समाज सुधारने वाले नहीं हैं, और कितनी खतरनाक ये विचारधारा है जो कि समाज सुधार और राजनीति को अलग अलग कर रही है। देखिए इमरान भाई, ये वाकई देखिए, जब हिंदू धर्म में सुधार की बात आती है तो तमाम राजनीतिक दल उतरते हैं, सदन में कानून बनता है, पास होता है। ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल, 3 तलाक को क्रिमिनल एंगल नहीं देना चाहिए। क्या दहेज प्रथा को क्रिमिनल एंगल नहीं दिया गया है? बाल विवाह में सजा का प्रावधान नहीं है?
ये इस तरह की तमाम चीजें हैं और ये तमाम चीजें देश के आजाद होने के बाद एक एक करके कानून बनती गई, विवाद भी हुआ। लेकिन उस समय जो हिंदू धर्म के जो बुद्धिजीवी थे, देखिए मैं इसको धार्मिक एंगल नहीं देना चाहता था, लेकिन ये बोलना पड़ेगा कि उस समय जब हिंदू धर्म के जो बुद्धिजीवी थे उसका एक छोटा तबका जरूर विरोध कर रहा था, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी रैलियां हो रही थी, प्रदर्शन हो रही थी, बोट क्लब पे कई बार रैलियां उस तरह से हुई। लेकिन एक बड़ा तबका जो था वो इन सुधारों के पक्ष में था। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि देश का जो मुस्लिम समुदाय है उनको इस तरह के बुद्धिजीवी या इस तरह के स्कॉलरों का नेतृत्व नहीं मिला है। अब मैं अतीत की बात छोड़ देता हूं, अब मैं भविष्य की बात यह करता हूं कि मुस्लिम जो लोग हैं उनको बाहर निकलकर वो तमाम उलेमाओं से, तमाम मौलवियों से, तमाम जो उनके स्कॉलर है, अगर वो जाते हैं ये कहते हैं कि तुम अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाओ, दीन की शिक्षा दो, तो वो पलटकर पूछे कि भैया आप अपने बच्चों को कहां पढ़ाते बताइए। अगर उनको ये कहते हैं कि उस अमुक पार्टी को वोट दो, तो पलटकर पूछे कि क्या आपके दामाद को, बेटी को या बेटा को टिकट दिया है उसने। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं बीजेपी हमारे खिलाफ है, तो पलटकर ये पूछे कि क्यों खिलाफ है। एक राजनीतिक दल क्या पूरे एक धर्म के खिलाफ हो सकता है? भविष्य की बात जरूर करनी चाहिए, अपने समुदाय की तरक्की के लिए, अपने आसपास की तरक्की के लिए, विकास के लिए, विकसित भारत के लिए। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि पता नहीं क्यों आज भी मुस्लिम समुदाय का जो एक बड़ा तबका है वो संविधान के विरुद्ध जाकर बातें करता है। जब भी मुस्लिम के उत्थान की बात होती है, मैं यह राजनीतिक दल की बात नहीं करूंगा, लेकिन जब भी मुस्लिम धर्म के उत्थान की बात होती है तो वो सब कुछ कहते हैं, लेकिन एक वर्ड लगा देते हैं, कहते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। एक धर्म विशेष के लोगों को बढ़ावा देने का अंजाम इस देश ने भुगता है। अल्लाह के लिए, खुदा के लिए दोबारा से इस जहर को, इस बीज को मत बोइए धर्म के आधार पे। आप कहिए जो पिछड़े हैं वहां विकास हो, आप कहिए कि उस इलाके में मुद्रा लोन ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। आप 3 तलाक को लेकर सलाह देना चाहते हैं, मुस्लिम उलेमाओं का, मुस्लिम धर्म के लोगों का, स्कॉलर का एक गुट दल बनाइए और जाइए अल्पसंख्यक मंत्री के पास, मुख्तार अब्बास नकवी साहब के पास, आप जाइए गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के पास और कहिए कि 3 तलाक बिल में यह संशोधन होना चाहिए। लेकिन जब आप बोलते हैं कि सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप कुछ खास राजनीतिक दलों की भाषा बोल रहे हैं। अगर वाकई संशोधन कराना चाहते हैं तो आप जाइए सरकार के पास, आपसे मिलने को, आपसे बात करने को तैयार है। लेकिन आप सेलेक्ट कमेटी वाला राग अलापने लगेंगे, आप आरक्षण वाला राग अलापने लगेंगे जो संविधान में नहीं, और ये कहेंगे कि संशोधन करके धर्म के आधार पर आरक्षण दो, तो ये आग कहां थमेगी, कहां रुकेगा ये सारा मसला? वो ये कहते हैं कि जो संविधान का जो प्रावधान है उसके मुताबिक चलिए, ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है, ऐसा इनका कहना है। जो बार बार जामे साहब मेरे साथ बैठते हैं जब भी, तो बार बार इस मुद्दे पर ये कहते हैं कि सेलेक्ट कमेटी को भेजिए, ये ही प्रावधान है, ये सरकार अपनी मनमर्जी कर रही है इस मामले। सेलेक्ट कमेटी को भेजना तो विरोधी दलों की मांग है। मुस्लिम स्कॉलर की मांग क्या होनी चाहिए कि अगर बिल में कोई गलती है तो वो सरकार के पास जाए। क्या विरोधी दलों के पास जाने से बिल सुधर जाएगा? नहीं, इसकी उम्मीद बहुत कम है। तो आप सरकार के पास क्यों नहीं जाते? क्या अल्पसंख्यक मंत्री आपसे बात करने को तैयार नहीं है? क्या प्रधानमंत्री से समय मांगेंगे तो प्रधानमंत्री आपको समय नहीं देंगे? आप वहां पर जाकर अपनी बात रखिए। आप वहां जाकर अपनी बात रखते क्यों नहीं है? आप वहां अपनी बात रखेंगे नहीं, आप सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे नहीं। आप सेलेक्ट कमेटी जो विरोधी दलों का एक हथियार बन चुका है खासतौर से राज्यसभा में, आप उस कमेटी की बात उठाते रहेंगे। अगर आपको संविधान मानना है, अगर इमरान भाई अगर आपको संविधान मानते हैं, अगर आपको लगता है कि संवैधानिक संसदीय परंपराओं का सम्मान होना चाहिए, तो फिर धर्म के आधार पर आरक्षण क्यों? ठीक है, अब मैं जवाब दे देता हूं, जल्दी से दीजिएगा, फिर महेश जी से फाइनल कमेंट लेकर खत्म कर। बहुत पॉजिटिव नोट पर मैं ये बात 2 मिनट है मेरे पास सर, 1-1 मिनट जल्दी, तमाम बिंदुओं को लेकर के कि देखिए, पहली बात तो हम जो है वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, बल्कि सबके इंसाफ की बात करते हैं, चूंकि हम भारतीय हैं। दूसरी बात कि सवाल सिर्फ जो है माजी में होने वाली सरकार थी या फिर जो गलतियां थी उस पर बात नहीं होनी चाहिए, भविष्य की बात होनी चाहिए। इस सरकार से सवाल इसलिए किया जाता है कि आप भी डेटा दें कि आपने क्या क्या सुधार के लिए काम किया। तीसरी बात कि हम बहुत जो है उम्मीद गो हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, हम उनके विरोधी नहीं है, बल्कि हम क्रिटिसिज्म इस बात के लिए करते हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आए। तो ज्यादा नहीं बढ़ेगी कि हमारा सुनिए, लेकिन सुनिए, एक तथ्य ये भी है कि माइटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में जो है 6 डिपार्टमेंट है, जिसमें 3 डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी चार्ज संभाले हुए हैं। वहां इंप्लीमेंटेशन की कमी हो रही है, उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, मुसलमानों को सोशल सिक्योरिटी मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इस तरह की चीजें आती जाती रहती हैं तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है विश्वास में फेविकॉल का तो काम करते हैं, लेकिन उनके कारकुनान जो है डायनामाइट लगा के उड़ा देते हैं। मैं बाद में चर्चा कर लूंगा, उसको आप जज्बात से जोड़ करके पूरे मामले को घुमाने की कोशिश ना कीजिए। जल्दी मैं जल्दी से अपनी एक मिनट भी नहीं बचा, आधा मिनट में अपनी बात रखिए। इशारा हो गया है राज्यसभा में जब ये पास हुआ
क्या राज्यसभा लोकसभा में जब इसे पास किया गया, लोकसभा के पास करने के बाद जब ये राज्यसभा में आया, तो क्या राज्यसभा में इस तरह का विरोध इसके ऊपर जताना उस लोकसभा के पास किए हुए बिल का अपमान होगा? पहली बात। दूसरी बात, नहीं होगा। नहीं, सुनिए, है ये पार्लियामेंट का निजाम है। सुनिए, आप लोकसभा में निजाम की बात नहीं कर रहे हैं, हम निजाम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात ये कह रहे हैं कि जो सही था उसको सही करके भेजा गया। एक बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस देश में आप वो नहीं कर सकते जिसकी मानसिकता इन लोगों की तैयार कर दी गई है। कांग्रेस ने हमेशा इनको, जैसे वही हमारी आज की चर्चा का निचोड़ है। इनकी मानसिकता क्या थी कि इनको एमपी बना दो, इनको एमएलए बना दो, इनको लॉलीपॉप खिला दो, और ये 1% लोग, ये 99% लोगों को, ये 99% के हक खा जाते हैं। ये 1% लोग, 1% लोग, ये 99% का हक खा जाते हैं। ठीक है सर, ऐसे ड्रैगन को, बहुत शुक्रिया।